Hello guys, welcome back to the channel. This is Alicia Oberoi, your guide for JKSSP FA 2026. Okay, students आज हम क्या करने वाले हैं? आपको पता है हमने कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम का पार्ट नंबर 1 कंप्लीट किया है. आज हम क्या करेंगे? आज हम पार्ट 2 करेंगे और सारे ज्यादा कंसेप्ट्स के बारे में जानेंगे. ठीक है, तो सेशन स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने मेरा सेशन लाइक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज कर दीजिए और अपने सेशन के बाद जो भी आपके सजेशंस हैं वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं. ठीक है जी, चलो आज हम देखते हैं कि कंज्यूमर गुड्स और कंजम्पशन गुड्स क्या होते हैं. ठीक है, देखो बच्चे, वो गुड्स जो एक कंज्यूमर बाय करता है अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, उनको बोलते हैं हम कंज्यूमर गुड्स. ठीक है, अब ये वो गुड्स है जिनको हम प्रोडक्शन के लिए यूज नहीं करते. वी आर नॉट यूजिंग देम फॉर प्रोडक्शन. हम इनको प्रोडक्शन के लिए यूज नहीं कर रहे हैं. जस्ट अ सेकेंड. हम इनको प्रोडक्शन के लिए यूज नहीं करते. हम इनको किसके लिए यूज करते हैं? हम इनको कंजम्पशन के लिए यूज करते हैं. और अगर हम इसकी टाइप्स के बारे में देखें, वी हैव ड्यूरेबल गुड्स, वी हैव नॉन ड्यूरेबल गुड्स, वी हैव सेमी ड्यूरेबल गुड्स, वी हैव सर्विसेज. Durable goods are those goods which can be used again and again. For example, scooter, for example, TV, for example, car, जिसको हम बार बार सालों साल यूज करते हैं. ठीक है, नॉन ड्यूरेबल गुड्स होते हैं जो वन टाइम यूज, सिंगल एक्ट ऑफ कंजम्पशन. जैसे फॉर एग्जाम्पल आइसक्रीम खाई, खत्म. चॉकलेट खाया, खत्म. ठीक है, फ्रूट खाया, खत्म. सो जब हम सिंगल एक्ट ऑफ कंजम्पशन में ही वो बेस्ड होंगे, उनको बोलेंगे हम नॉन ड्यूरेबल गुड्स. अब सेमी ड्यूरेबल गुड्स की बात करें, जैसे फॉर एग्जाम्पल क्रॉकरी, जूते, कपड़े, जिनका लाइफ स्पैन 1 साल या थोड़ा सा ज्यादा होता है, या लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए उनको यूज कर सकते हो, उनको बोलते हैं सेमी ड्यूरेबल गुड्स. और अगर हम सर्विसेज की बात करें, सर्विसेज आर योर नॉन मटेरियल गुड्स. मतलब वो चीजें जो मटेरियल से नहीं बनी, मैटर से नहीं बनी, वी आर यूजिंग देम टू सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट्स. जैसे फॉर एग्जाम्पल टीचर की सर्विसेज, डॉक्टर की सर्विसेज, लॉयर की सर्विसेज, बैंकिंग सर्विसेज, इंश्योरेंस सर्विसेज, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, जिनको हम यूज करते हैं किसके लिए? अपनी ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए. एंड दे आर नॉन मटेरियल गुड्स, इंटैंजिबल इन नेचर. ठीक है जी, आगे हम बात करते हैं हमारे कॉन्सेप्ट्स में सेकंड कॉन्सेप्ट की, कैपिटल गुड्स के बारे में. देखो बेटा, कैपिटल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो आप प्रोडक्शन के लिए यूज करते हो, जिनकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है और आप सालों साल इसको यूज करते हो. जैसे कि आपकी प्लांट एंड मशीनरी. अब प्लांट एंड मशीनरी को आप कितने साल यूज करते हो और इनकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी बहुत ज्यादा होती है. So these are your capital goods which are used for several years and they have high value. अब प्रोड्यूसर गुड्स के अंदर अगर प्रोड्यूसर गुड्स की बात करूं तो प्रोड्यूसर गुड्स में कैपिटल गुड्स भी आते हैं और रॉ मटेरियल भी आते हैं. मतलब वो गुड्स जो सालों साल यूज होते हैं, जिनकी वैल्यू बहुत हाई होती है, प्लस द रॉ मटेरियल, इन दोनों से बनते हैं हमारे कैपिटल गुड्स. मतलब हमारे सारे कैपिटल गुड्स प्रोड्यूसर गुड्स हो सकते हैं, लेकिन हमारे सारे प्रोड्यूसर गुड्स कैपिटल गुड्स नहीं हो सकते. क्यों? क्योंकि प्रोड्यूसर गुड्स में क्या आता है? प्रोड्यूसर गुड्स में रॉ मटेरियल भी आता है जो हमारे कैपिटल गुड्स की कैटेगरी में नहीं आते. ठीक है, प्रोड्यूसर गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनको हम प्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं. अब जैसे क्वेश्चन आ गया, सारे कैपिटल गुड्स प्रोड्यूसर गुड्स हैं? हाँ हैं, लेकिन सारे प्रोड्यूसर हैं? नहीं है. फिर उसके बाद सारी मशीन्स आपकी कैपिटल गुड्स हैं? ऑल मशीन्स आर नॉट कैपिटल गुड्स. सही बात है ये, क्योंकि घर पे अगर हम मिक्सर ग्राइंडर यूज कर रहे हैं, अगर हम वॉशिंग मशीन यूज कर रहे हैं, है तो मशीन, लेकिन आप उसको कैपिटल गुड्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स नहीं यूज कर सकते हो. ठीक है, और नेक्स्ट आ गया आपके पास, परचेज ऑफ मशीन इज ऑलवेज अ फाइनल गुड. यस, आप इसको फाइनल गुड बोल सकते हो क्योंकि फाइनल गुड में कैपिटल गुड्स भी आते हैं और कंज्यूमर गुड्स भी आते हैं. ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया
कि क्योंकि कंजम्पशन गुड्स भी आएंगे कैपिटल गुड्स के अंदर और आपके पास इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर के भी गुड्स इसमें आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है एक्सेप्शन इन केस ऑफ डिफेंस सर्विसेज की एक्सेप्शन क्या है? Only non-durable goods are termed as intermediate goods. However, in defense services, there is an exception. Some durable goods are also, जैसे weapons है, bombs है, आप उनको intermediate goods use करते हो. It includes equipments and all. So, वो कहता है कि डिफेंस में अगर आप कोई भी ड्यूरेबल गुड्स को यूज कर रहे हो, उसको आप इमीडिएट गुड्स की कैटेगरी में डाल सकते हो। ठीक है जी, अब ये आ गया आपका डिफरेंस कंजम्पशन गुड्स फॉर द कंजम्पशन ऑफ अदर गुड्स, कैपिटल गुड्स आप इसको फॉर द प्रोडक्शन के लिए यूज करते हो। प्रोडक्टिविटी में को प्रमोट कंजम्पशन गुड्स नहीं करते, कैपिटल गुड्स प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाते हैं। कंजम्पशन गुड्स की मोस्टली हैव अ लिमिटेड लाइफ एंड दे हैव अ लार्जर लाइफ and they are satisfying human wants directly because they are used for consumption and they are used for production of maybe your which goods? Consumption goods. Okay. Now let us understand the difference. एक और important difference आपके सामने आता है. What is the difference between factor income and transfer income? देखो बेटा, factor income मैंने आपको बताया था हाउसहोल्ड है, प्रोड्यूसर है। हाउसहोल्ड प्रोड्यूसर को लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप देता है। उसके बदले में प्रोड्यूसर लैंड के बदले में रेंट देता है, लेबर के बदले में वेजेस एंड सैलरीज देता है, कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट देता है और एंटरप्रेन्योरशिप के बदले प्रॉफिट देता है। सो दीज फैक्टर पेमेंट्स आर इनकम फॉर योर हाउसहोल्ड सेक्टर। सो दिस इज द इनकम विच इज रिसीव्ड ऑन इन रिटर्न ऑफ दीज फैक्टर सर्विसेज, उसे बोलते हैं हम फैक्टर इनकम। ठीक है, ये अर्निंग कंसेप्ट है क्योंकि सर्विसेज आपने दी, उसके बदले में आपने इनकम ली। रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, वेजेस एंड सैलरीज इसके एग्जांपल है और इसको हम नेशनल इनकम, जो टोटल इनकम इकोनॉमी की कैलकुलेट करते हैं, तो इसको हम नेशनल इनकम में काउंट जरूर करेंगे। ठीक है जी, अगर हम बात करें ट्रांसफर इनकम की, बेटा देखो ट्रांसफर इनकम हो गया जैसे फॉर एग्जांपल गिफ्ट्स, फॉर एग्जांपल डोनेशन, वन साइडेड, एक बारी एक साइड से आप देते हो, दूसरी साइड से यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग आउट ऑफ एनीथिंग। ठीक है, वो इनकम जो आप रिसीव करते हो, आपने बिना किसी फैक्टर सर्विसेज को मिले आपको जो इनकम मिलती है उसको बोलते हैं ट्रांसफर इनकम। और ये वन साइडेड कॉन्सेप्ट है, ये रिसीट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, जैसे गिफ्ट्स हो गए, डोनेशन हो गए, सब्सिडीज होगी, स्कॉलरशिप्स होगी, अनएम्प्लॉयमेंट, दीज ऑल आर योर वन साइडेड और हम इनको नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते। ठीक है जी, आगे चलते हैं। बच्चों कोई भी पॉइंट होगा जो आपको समझ नहीं आ रहा है, मेरे को साथ साथ में सजेशंस में बताते जाइएगा क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाएगा अदरवाइज आपके लिए। और आप ना बच्चे शॉर्ट नोट्स जरूर बनाइए। देखो ये जो मटेरियल आपको मैं प्रोवाइड कर रही हूँ ना, दिस इज बेस्ड ऑन क्लास 12 की इंफॉर्मेशन या क्लास 12 का सिलेबस। ठीक है, हाँ ऑब्वियसली इट इज इम्पोर्टेंट, तभी मैं आपके साथ ये चीजें डिस्कस कर रही हूँ, लेकिन बच्चे मेक श्योर यू मेक शॉर्ट नोट्स दिए क्योंकि आपको ये चीजें क्रैम नहीं करनी है, आपको समझ के अप्लाई करना है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस में। इसीलिए अगर आपके पास प्रॉपर मटेरियल होगा, प्रॉपर शॉर्ट नोट्स होंगे, ट्रिक्स एंड टिप्स होंगे, तो आप पेपर को इजीली क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, ऑब्वियसली इसके बाद सारे पार्ट्स के बाद मैंने तो आपसे डिस्कस करना ही है एमसीक्यू स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि पहले आप शॉर्ट नोट्स बनाइए और उनको अच्छे से रिवाइज कीजिए। ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट व्हाट इज इन्वेस्टमेंट। देखो बेटा, इन्वेस्टमेंट हो गया कि अगर आप अपने कैपिटल स्टॉक में कोई एडिशन कर रहे हो, मतलब इट मींस दैट इट इज ऑल्सो नोन एज कैपिटल फॉर्मेशन। मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल आप अपनी प्रोडक्टिव कैपेसिटी को बढ़ा रहे हो, अगर आप पहले 1000 यूनिट्स बना रहे हो, 10,000 यूनिट्स बना रहे हो, तो आप और ज्यादा लेबर लगाओ, और ज्यादा रॉ मटेरियल लगाओ और प्लांट एंड मशीनरी खरीदो ताकि आप अपनी प्रोडक्टिव कैपेसिटी को इंक्रीज कर सको, और ज्यादा रॉ मटेरियल लगाओ। ये सब क्या हो गया? ये इन्वेस्टमेंट होगी ना। अगर आप प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उसको बोलते हैं फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट।
अपनी प्रोडक्टिव कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए। और अगर आप रॉ मटेरियल बढ़ा रहे हो या अपना फिनिश्ड गुड्स नॉन सेमी फिनिश्ड गुड्स के लिए रॉ मटेरियल बढ़ा रहे हो, तो वो हो जाएगी आपकी इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। सो इट इज द एडिशन टू द स्टॉक ऑफ इन्वेंट्री विद द प्रोड्यूसर्स ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। ठीक है, ये फिनिश्ड गुड्स भी हो सकते हैं, सेमी फिनिश्ड भी हो सकते हैं, और ये रॉ मटेरियल भी आपके हो सकते हैं। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अगर हम बात करें ग्रॉस इन्वेस्टमेंट की, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट मतलब टोटल इन्वेस्टमेंट, और टोटल इन्वेस्टमेंट के अंदर आपकी प्लांट एंड मशीनरी की इन्वेस्टमेंट भी आ जाएगी और आपकी रॉ मटेरियल की इन्वेस्टमेंट भी आ जाएगी। मतलब अगर आप इन दोनों को टोटल करोगे तो आपके पास ग्रॉस इन्वेस्टमेंट आ जाएगी। और अगर आपने निकालनी है नेट इन्वेस्टमेंट, याद रखना बेटा, अगर कभी भी आपको नेट निकालना हो तो आप ग्रॉस में से नेट ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन माइनस करोगे। अगर आपको ग्रॉस निकालना है तो उसमें आप नेट में प्लस डेप्रिसिएशन करोगे, चाहे वो इन्वेस्टमेंट की बात हो या कैपिटल फॉर्मेशन की बात हो या किसी भी नेट वैल्यू से अगर ग्रॉस में जाना है तो नेट से ग्रॉस में जाना है तो उसमें डेप्रिसिएशन ऐड करोगे, और अगर ग्रॉस से नेट में जाना है तो डेप्रिसिएशन माइनस हो जाएगी। ठीक है, अब कई बच्चों के लिए पता नहीं होगा कि मैडम डेप्रिसिएशन क्या होता है। देखो बेटा, हर साल जैसे फॉर एग्जांपल आप गाड़ी लेते हो ना, तो हर साल उस गाड़ी की वैल्यू कम होती है। ठीक है, आपके कभी भी फिक्स एसेट की वैल्यू, प्लांट एंड मशीनरी खरीदते हो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। तो मतलब डेप्रिसिएशन आपके जो एसेट की वैल्यू का गिरना बिकॉज ऑफ नॉर्मल वियर एंड टेयर, ठीक है, उसको बोलते हैं हम डेप्रिसिएशन। और कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस या रिप्लेसमेंट कॉस्ट, इन डेप्रिसिएशन के अलग अलग नाम है। ठीक है, सो कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस या रिप्लेसमेंट कॉस्ट आर द डिफरेंट नेम्स ऑफ डेप्रिसिएशन। और इसको हम बोलते हैं एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, क्योंकि जैसे हमें पता है, एक्सपेक्ट करते हो कि हाँ नॉर्मल वेरिएंट ऐसे हमारी जो वैल्यू गिरने वाली, जैसे आपको पता है कि मैंने गाड़ी आज ये ली है तो 3 साल बाद इसकी वैल्यू कितनी पड़ेगी, फोन लिया तो 3 महीने बाद इसकी वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, सो वी एक्सपेक्ट दैट कि हाँ भाई इतनी इतनी वैल्यू इसकी गिरने वाली है। और ये डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला है, जो भी एसेट की वैल्यू है कॉस्ट है माइनस उसकी स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय कितने लाइफ वो जीने वाली है, वो उससे निकल जाएगा आपका डेप्रिसिएशन। ठीक है जी, अब बेटा यहाँ पर एक और टर्म आपके सामने आ रही है, दैट इज कैपिटल लॉस। बच्चे, कई बच्चे सोच रहे होंगे भी डेट नहीं आई एग्जाम की तो हम नहीं पढ़ेंगे या बाद में पढ़ेंगे। बेटा बाद नहीं आना, जब आपको पता है जेकेएसएसबी का पेपर की डेट निकली तो पेपर हो जाता है। तो आप डेट का वेट मत कीजिए, नोट्स बनाइए, क्योंकि आपको सिर्फ इकोनॉमिक्स नहीं पढ़नी है, बाकी सब्जेक्ट्स भी पढ़ने हैं। तो शॉर्ट नोट्स बनाते जाइए, पढ़ते जाइए और मुझे सजेशंस देते जाइए, मैडम ये समझ नहीं आ रहा, इसको फिर से समझा दीजिए, या कैसे क्वेश्चंस आपको चाहिए, कैसा आपको मटेरियल और चाहिए। बिकॉज बेटा देखो, आई एम न्यू टू दिस फील्ड, आपके सपोर्ट, आप मेरी मदद कीजिए, मैं आपकी मदद करूंगी। आई हैव बीन टीचिंग सिंस लॉन्ग बट आई एम न्यू टू दिस यूट्यूब वर्ल्ड। ठीक है, तभी मैं आपको कहती हूँ सब्सक्राइब कर लो ताकि मेरी मदद की हो। अगर मैं आपकी मदद कर रही हूँ तो इनफैक्ट आई ऑल्सो वॉन्ट कि यू शुड ऑल्सो हेल्प मी, है ना। सो दिस इज अ बायलेटरल कंसेप्ट, बोथ साइडेड, आप मेरी कीजिए मैं आपकी करती हूँ, राइट। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज कैपिटल लॉस। कैपिटल लॉस का मतलब होता है, इसका भी मतलब है एसेट की वैल्यू का गिरना, लेकिन दिस इज अनएक्सपेक्टेड, आपको नहीं पता कि गिरने वाली है। मे बी जैसे फॉर एग्जाम्पल भूचाल आ गया, अर्थक्वेक आ गया, फ्लड आ गया, या कुछ ऐसी सिचुएशन होगी जो आपके हाथ में नहीं थी। ठीक है जी, तो उस वजह से वैल्यू गिरना, दैट इज नोन एज कैपिटल लॉस। ठीक है, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डेप्रिसिएशन एंड कैपिटल लॉस। डेप्रिसिएशन में वैल्यू आपके एसेट की गिरने वाली है, ठीक है, डेप्रिसिएशन में आपके एसेट की वैल्यू गिरने वाली है, उसके बारे में आपको पता है। लेकिन कैपिटल लॉस में वैल्यू गिरने वाली हो, इसका आपको कोई आइडिया नहीं है। इट इज अ पार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन एंड इट इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल लॉस। और आपको पता है, जैसे जिन्होंने 11th पढ़ी है, कि अब
डेप्रिसिएशन को कवर करने के लिए कि आपको ज्यादा नुकसान ना हो, तो आप डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड अकाउंट बना सकते हो। लेकिन अगर किसी चीज का आपको पता ही नहीं है कि उसकी वैल्यू गिरने वाली है फ्यूचर में, तो आप उसको कॉम्पनसेट नहीं कर सकते किसी रिजर्व फंड से। आप इंश्योरेंस करवा सकते हो, लेकिन आप उसको कम कोई रिफंड अकाउंट वगैरह ऐसी कोई चीज आप नहीं बना सकते। ठीक है जी, आगे चलते हैं। माइक्रो मैक्रो प्रोडिनर, यू लीव दिस टॉपिक। ये क्वेश्चंस हैं, चलो जी आगे चलते हैं। सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम। देखो बेटा, अगर मैं नेशनल इनकम की बात करूं ना, नेशनल इनकम का एक एग्रीगेट है जिसको हम डिफाइन करते हैं एनएफपी एट एफसी, वो हम आगे पढ़ते हैं। अभी के लिए आप ये याद रखो कि नेशनल इनकम को आप 3 मेथड से निकाल सकते हो। एक है आपका आउटपुट, वैल्यू एडेड, ये अलग अलग नाम है, ये मत समझना एक ही नाम है, या प्रोडक्ट मेथड। एक होता है आपका इनकम मेथड और एक होता है आपका एक्सपेंडिचर मेथड। पूरे देश की इनकम कितनी है उसको आप 3 मेथड्स की हेल्प से निकाल सकते हो। तो जो पहला मेथड है वो है प्रोडक्शन मेथड या वैल्यू एडेड मेथड। आगे हम इन तीनों मेथड्स को बच्चे पूरा कह सकते हैं फुल फ्लेज तरीके से एक्सप्लेन मैं आपको करूंगी। कुछ न्यूमेरिकल्स भी आपसे सॉल्व करवाऊंगी, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी के लिए आप समझ लीजिए, थोड़ा बहुत लीजिए, बाकी हम उसको पूरा इस मेथड में क्या क्या चीजें हमने इंक्लूड करनी है, क्या नहीं करनी है, वो सब चीजें हम पढ़ेंगे, उसकी टेंशन नहीं है। अभी के लिए डेफिनेशन देखो। अगर प्रोडक्ट मेथड से देखें, नेशनल इनकम का मतलब है सारे फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू को टोटल करना जो एक डोमेस्टिक टेरिटरी में बनी है एक साल के अंदर, प्लस योर एनएफआई। ठीक है, एनएफआई क्या है, नेट फैक्टर इनकम क्या है, फ्रॉम अब्रॉड टू अब्रॉड क्या है, डोमेस्टिक टेरिटरी क्या है, ये सब हम आगे पढ़ने वाले हैं। अभी के लिए याद रखो सारे फाइनल गुड्स एंड वैल्यू, तो गुड्स एंड सर्विसेज की टोटल वैल्यू जो एक साल में बने हैं उसको बोलते हैं वैल्यू एडेड। इनकम मेथड मतलब जितने भी नॉर्मल रेजिडेंट्स हैं एक साल में कितनी फैक्टर इनकम, मतलब जो सर्विसेज से इनकम मिल रही है कितनी इनकम कमा रहे हैं, उस वो मेथड को यूज करके बोलते हैं इनकम मेथड। और टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, ये टोटल आउटले मेथड या कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट मेथड या इनकम डिस्पोजेबल मेथड हमें क्या बताता है कि एक साल में हम कितना एक्सपेंडिचर कर रहे हैं फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को खरीद के। ठीक है, अभी इसको टेंशन नहीं लो, अगर बच्चों को नहीं समझ आई है डेफिनेशन, कोई बात नहीं बेटा, आगे हमने भी पढ़ना ही है। ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ तक पढ़ाया तो खत्म है, आगे हमने और अच्छे से पढ़ना ही है। अभी के लिए मैंने सिर्फ आपको इंट्रोड्यूस किया। ठीक है जी, ओके। बच्चे आज की वीडियो इधर तक रखते हैं, बाकी हम करेंगे अब जीडीपी क्या होता है पार्ट 3 में। अभी के लिए आप नोट्स बनाइए, शॉर्ट नोट्स बनाइए, उसे रिवाइज करिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम और ज्यादा लोगों तक पहुंच सकें, और जितना ज्यादा शेयर करेंगे उतना ज्यादा हमें ही भला होगा। So like the session, subscribe the section and give your suggestions in the comment section. And आप मेरा Instagram भी फॉलो कर सकते हैं, that is economics by अलीशा ओब्रॉय। आप इसे भी फॉलो कर सकते हैं और आप मुझसे जुड़े रह सकते हैं। Thank you so much class. Thank you so much. We'll meet in the next part soon.